हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कैश बजट के सॉल्व प्रॉब्लम्स। आज हम बात करेंगे कैश बजट के सॉल्व प्रॉब्लम की। पिछले वीडियो में भी हमने कैश बजट का एक प्रॉब्लम देख लिया था जिसमें हमने सॉल्यूशन और वर्किंग नोट्स को भी दे रखा था। आज हम कैश बजट का और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारी कैश बजट की प्रॉब्लम को। फ्रेंड्स, मैं जो प्रॉब्लम आपके सामने रखने जा रही हूँ उस प्रॉब्लम को आप एक तो लिख लीजिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन पार्ट बताऊंगी तो तब आपके सामने क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो फिगर्स को कंपेयर करना ईजी हो सके। क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट में मैं मेरी क्वेश्चन को डिस्प्ले नहीं कर सकूंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रॉब्लम को एक तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आपके सामने रख दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। Prepare a cash budget of Rathi Company Limited for 6 months commencing from March 2020 to August 2020। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने हमारे पास बजट दिया हुआ है जो कि कई सारे मंथ्स का है। अब यहाँ पर हम देख लें कि मंथ्स जो है वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के मंथ दिए हुए हैं और हमारे पास जो अमाउंट है वो है टोटल कैश सेल्स की, सेलिंग एक्सपेंसेस की, क्रेडिट परचेसेस, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स की। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा बजट बनाना है। तो हमें जो कैश बजट बनाना है वो हमें मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का बनाना है, यानी कि हमें 6 मंथ्स का जो है वो बजट हमें बनाना होगा। तो चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि ओपनिंग कैश बैलेंस जो है मार्च का वो है 10,000 रुपीज़ का। अब मार्च का ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे साथ है, लेकिन नेक्स्ट मंथ्स के जो है वो ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दिए गए हैं। तो वो जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो हमें निकालने पड़ेंगे। देन पीरियड ऑफ क्रेडिट मंथ जो अलाउड किया है सप्लायर को वो है 1 मंथ का, और जो अलाउड किया है कस्टमर्स को वो भी है 1 मंथ का, यानी सप्लायर और क्रेडिटर्स को जो क्रेडिट पीरियड अलाउड है वो 1 मंथ का होगा। उसके बाद जो टाइम लैग है फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड्स का वो है 1 मंथ का, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड जो है वो नेक्स्ट मंथ में पेड होंगे, नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट होगा। उसके बाद आगे जो हमें बताया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की गई है मई के मंथ में जो कि है 7,50,000 की, और जिसका पेमेंट जो है वो 15 मई को हमें करना है। और एग्रीमेंट टू सेल और एट द टाइम ऑफ सेल डीड और आफ्टर 2 मंथ्स जो है वो एक पेमेंट कर देना है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का सेल्स है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें करना पड़ेगा, यानी कि 7,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेस कर दी है। 15 मई को हमें एक हाफ पेमेंट कर देना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट उन्होंने कहा है। इसके लिए मई में एक पेमेंट हम कर देंगे और 2 मंथ्स के बाद यानी कि जुलाई में हमें दूसरा पेमेंट करना है, यानी कि 7,50,000 को अगर हम डिवाइड कर दे तो वो बन जाता है हाफ अमाउंट, और वो हाफ अमाउंट हमें मई के मंथ में और जुलाई के मंथ में पेड करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें लैंड एंड बिल्डिंग का पेमेंट देना पड़ेगा। देन मशीनरी परचेस की है 1,80,000 की मार्च में, जिसकी डिलीवरी जो है वो हो गई है मार्च में, और उसका जो पेमेंट है वो विदिन 50 डेज़ में हमें पूरा करना है। तो मार्च में हमें ये मशीनरी परचेस की एंट्री बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है कमीशन ऑन सेल्स पेएबल एट द रेट 5% 2 मंथ्स आफ्टर एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स होने के बाद 5% से 2 मंथ के बाद हमें क्या करना है, कमीशन पेड करना है हमारी सेल्स पर। और आगे जो बताया है कि वेजेस का जो पेमेंट है वो डिले हो गया है 1 मंथ से, यानी कि लास्ट मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। 1 मंथ का डिले हमें वेजेस में दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमारे पास अमाउंट दी गई है हर मंथ की, और हमारे पास हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि कौन से एक्सपेंसेस या फिर कौन सा पेमेंट जो है या फिर कौन से रिसीट जो है वो हमें कब मिलने वाली है। तो इस तरह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे थोड़े से वर्किंग नोट्स को बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम पहले देख लेते हैं। अब पीरियड जो है क्रेडिट अलाउड का कस्टमर को 1 मंथ का है, यानी कि जो क्रेडिट सेल्स होंगे फरवरी के वो हमें उसके पैसे मिलेंगे मंथ ऑफ मार्च में, और इसी तरह से मतलब लास्ट मंथ में हुए क्रेडिट सेल्स की अमाउंट हमें मिलेगी नेक्स्ट मंथ में।
उसी तरह से हमारे जो सप्लायर्स को हमने जो क्रेडिट पीरियड अलाउड किया है वो भी है 1 मंथ का। तो इसमें भी जो फरवरी में हमने परचेज़ किया था उसका पेमेंट हम करेंगे मार्च में। तो इसी तरह से हम लोग ये करेंगे। अब लैग टाइम जो है डीले का वो फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड्स का जो है वो 1 मंथ का है, और साथ ही साथ वेजेस जो है वो भी हमें पेड करने हैं 1 मंथ के बाद, यानी कि लास्ट मंथ में जो कुछ भी एक्सपेंसेस हुए थे उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। तो इस तरह से एक्सप्लेनरी नोट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कैश बजट की। हमारे कैश बजट को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी कैश बजट का फॉर्मेट। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बताया गया है कि मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक हमें कैश बजट बनाना है। तो अब हम हमारा कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो रहेगा वो पर्टिकुलर्स का, और बाद के जो कॉलम रहेंगे वो हर मंथ के कॉलम बनेंगे, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के अमाउंट के कॉलम। तो ये हम यहाँ पर बना देते हैं। कैश बजट का जो फॉर्मेट है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें सारी कैश रिसीट को ऐड कर देते हैं और उसमें से सारे कैश पेमेंट को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो मिलता है वो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है रिस्पेक्टिव मंथ का। तो शुरू करते हैं हम हमारी ओपनिंग बैलेंस के साथ, जो कि मार्च मंथ का हमें दिया हुआ है। तो मार्च मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 10,000 रुपीज़ का। तो हमारे पास जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। सो यहाँ पर मार्च का ओपनिंग बैलेंस 1,10,000 हमने लिख दिया है। अब हम इसमें से अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है, जो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर लिख देंगे। तो अब हम फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हेड जो है वो है एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स का। अब इस प्रॉब्लम में हमें कैश रिसीट्स जो है वो डेटार्स से मिलेंगी, सो हम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स। अब जो कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स है उसमें हमें पता है कि टाइम लैग जो दिया गया है वो टाइम लैग है 1 मंथ का, यानी कि हमें पहले मंथ के पेमेंट करंट मंथ में मिलेंगे। सो मार्च में जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा हमें फेब्रुअरी का। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स जो मार्च में आएगा वो आएगा फेब्रुअरी का 8,50,000 का। अप्रैल में जो मिलेगा वो आएगा मार्च की अमाउंट 9 लाख रुपीज़ की। मई में जो आएगा वो आएगी अप्रैल की अमाउंट 9,50,000 रुपीज़। जून में जो आएगा वो आएगी मई की अमाउंट 8 लाख रुपीज़। जुलाई में जो मिलेगा वो है जून की अमाउंट 10 लाख रुपीज़, और अगस्त में जो पेमेंट मिलेगा वो है जुलाई की अमाउंट 1,10,000 रुपीज़, या फिर 11 लाख रुपीज़ सॉरी। तो इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट थे वो अमाउंट हमने 1 मंथ का जो क्रेडिट पीरियड अलाउड किया था उस हिसाब से कर दिया है। अब हम करेंगे टोटल। अब ये टोटल जो है वो ओपनिंग बैलेंस और हमारी कैश रिसीट्स की होगी, तो हम सिर्फ मार्च मंथ की टोटल कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक बाकी मंथ्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास नहीं है। तो ये टोटल हमारे पास आ गई है 9,60,000 की। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे जो सारे पेमेंट्स है वो पेमेंट्स लिख देंगे और उनको माइनस कर देंगे। सो नंबर बी हेड जो आएगा वो है एस्टिमेटेड कैश पेमेंट का। अब जो सबसे पहला पेमेंट है हमारा वो होगा क्रेडिट आवर्स का। तो पेमेंट जो है क्रेडिट आवर्स का, उसमें भी हमें क्रेडिट पीरियड जो अलाउड कर दिया गया था वो था 1 मंथ का, यानी कि फेब्रुअरी का जो पेमेंट है वो हम मार्च में करेंगे। तो इसी तरह से मार्च में जो अमाउंट आएगी वो फेब्रुअरी की है 4,25,000 की। देन अप्रैल में जो अमाउंट आएगी वो मार्च की है 4,50,000 की। मई में जो अमाउंट आएगी वो अप्रैल की है 3,70,000 की। जून में मई की अमाउंट रिसीव होगी 4 लाख की। जुलाई में हम पेड कर देंगे हमारी जून की अमाउंट जो कि है 50 लाख की, और अगस्त में जो अमाउंट पेड करेंगे वो है 5,50,000 की। तो ये जो है 4,25,000, 4,50,000, 3,70,000, 4 लाख, 5 लाख एंड 5,50,000, ये लास्ट मंथ की अमाउंट थी जो हम करंट मंथ में पेड कर रहे हैं। उसी के साथ वेजेस पेड करने हैं हमें। अब वेजेस भी है जो लास्ट मंथ के करंट मंथ में हम पेड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम डिले दिया गया है 1 मंथ का। सो जो फेब्रुअरी के पेमेंट थे वो हम वेजेस पेड कर रहे हैं मार्च में 80,000। मार्च के वेजेस अप्रैल में पेड होंगे 85,000। अप्रैल के वेजेस मई में पेड होंगे 60,000। मई के पेमेंट जून में होगा, जून का पेमेंट जुलाई में होगा, और जुलाई का पेमेंट अगस्त में होगा 84,000 का। तो इस तरह के लास्ट मंथ के जो पेमेंट है वेजेस के वो करंट मंथ में होंगे। सेलिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स में भी 1 मंथ का डिले है, तो लास्ट मंथ का जो पेमेंट है वो करंट मंथ में होगा। सो सेलिंग ओवरहेड्स में फेब्रुअरी का पेमेंट मार्च में 85,000, मार्च का पेमेंट अप्रैल में 90,000, अप्रैल का पेमेंट मई में 75,000, मई का पेमेंट जून में 80,000, जून का पेमेंट जुलाई में 1 लाख, और जुलाई का पेमेंट अगस्त में 1,10,000। सेम फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी फेब्रुअरी का पेमेंट मार्च में 55,000, अप्रैल में मार्च का पेमेंट 45,000, अप्रैल का पेमेंट मई में
55,000, मई का पेमेंट जून में 65,000, जून का पेमेंट जुलाई में 55,000 एंड जुलाई का पेमेंट अगस्त में 40,000। ऑफिस ओवरहेड्स भी फरवरी का पेमेंट 25,000 मार्च में, मार्च का पेमेंट 20,000 अप्रैल में, मई का पेमेंट 28,000, मई में 28,000 का पेमेंट हुआ है जो कि अप्रैल का है। अब मई का जो पेमेंट था 25,000 वो जून में, जून का जो पेमेंट था 30,000 जुलाई में, जुलाई का पेमेंट जो था 25,000 अगस्त में। तो इसी तरह से हमने इसे पेड कर दिया है। अब हमें जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि मशीनरी जो परचेस की गई थी 1,80,000 की, उसकी डिलीवरी के विद इन 15 डेज़ में उसका पेमेंट कर देना है। और मशीनरी जो परचेस की है वो मार्च में परचेस की है, तो मार्च के 15 डेज़ के अंदर हमें उसका पेमेंट देना है। तो हमें मार्च के मंथ में हमारी मशीनरी को पेड करना होगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेस ऑफ मशीनरी 1,80,000 रुपीज़ मार्च के मंथ में। उसके बाद हमें बताया गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेस की गई थी 7,50,000 रुपीज़ की, उसको 15 मई को हमने पेएबल कर दिया था जब हमने एग्रीमेंट टू सेल किया था। और एट द टाइम ऑफ सेल डीड के टाइम पे हमने 2 मंथ का जो डिले है वो अलाउड किया गया था हमें, और हम लोगों को कहा गया था कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट कर देना है। तो हम लोगों ने मई के मंथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, और उसके 2 महीने के बाद यानी कि मई में एक इंस्टॉलमेंट दिया है तो जुलाई के मंथ में हमें दूसरा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो 7,50,000 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगर हम ला लें तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमारी अमाउंट बन जाती है 3,75,000 रुपीज़ की। सो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारे मई मंथ में पेड होंगे 3,75,000 रुपीज़ की, और जून में कुछ नहीं होगा, जुलाई में पेड होगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,75,000 का। तो इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग हमने पेड कर दिया है। अब कमीशन जो है सेल्स पर वो हमें 5% पर देना है। अब हमारे पास सेल की अमाउंट है, और सेल की अमाउंट पर हमें हर मंथ में 5% का जो पेमेंट है वो 5% का पेमेंट हमें पेड कर देना है। और ये कब पेड करना है, तो 2 मंथ्स एक्चुअल सेल्स जिस मंथ में होंगे उसके 2 मंथ के बाद करना है। यानी कि मार्च में जो हम पेमेंट करेंगे वो जो पेमेंट है उसे करेंगे हम जनवरी के सेल्स के बाद, यानी कि जनवरी के सेल्स पर कमीशन मिलेगा मार्च में, फरवरी के सेल पर कमीशन मिलेगा हमें अप्रैल में। तो इसी तरह से हम पेमेंट कर देंगे कमीशन का। सो कमीशन 5% जो हम यहाँ पर दे रहे हैं मार्च के मंथ में, वो देंगे हम हमारे जनवरी के सेल्स का। अब जनवरी में जो हमारे सेल्स थे वो थे, तो जनवरी में हमारे जो सेल्स थे वो थे 6,80,000 रुपीज़। अब उसके ऊपर हम 5% पेमेंट दे देंगे, जैसे कि हमें बताया है 2 मंथ्स बाद में मिलेगा, तो मार्च में उसका 5% कमीशन जो है वो होगा 34,000 का। फरवरी में हमारा सेल था 8,50,000 का, उसके ऊपर अगर हम 5% से कमीशन देंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 42,500 जो कि पेड होगी अप्रैल में। मार्च के जो सेल्स थे वो 9 लाख के थे, 9 लाख के ऊपर 5% से अगर हम कमीशन पेड करें जो कि 2 महीने बाद पेड होगा मई में, वो है 45,000 रुपीज़ का। अप्रैल के मंथ में हमारे जो सेल्स थे वो थे 9,50,000, उसके ऊपर 5% सेल होता है 37,500 का, जो कि पेड होगा जून में। मई के मंथ में सेल्स थे हमारे 8 लाख रुपीज़, उसके ऊपर 5% कमीशन जो होगा 40,000 जो कि पेड होगा जुलाई में। और जून में 10 लाख के सेल्स थे जिसके ऊपर 5% से अगर हम निकालें तो 55,000 हमारा कमीशन बनता है जो कि पेड होगा अगस्त में। तो इसी तरह से सारे पेमेंट हमने यहाँ पर पेड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे सारे कैश पेमेंट जो हैं उनका टोटल कर देंगे। सो टोटल ऑफ बी होगा हमारा मार्च मंथ का, क्योंकि मार्च मंथ के सारे डिटेल्स हमारे पास हैं। तो ये है 8,84,000 का। अब इसे हम हमारे टोटल ऑफ ए में से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे ओपनिंग बैलेंस और कैश रिसीट में से हमारे पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मार्च मंथ का 76,000। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है मार्च मंथ का वो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अप्रैल मंथ का, तो हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस में अप्रैल मंथ के 76,000 रुपीज़। अब हम हमारी टोटल ऑफ ए कर देंगे अप्रैल मंथ की, जो आएगी 9,76,000। अब इस टोटल में से हमारे टोटल पेमेंट को हम माइनस कर देंगे जो कि थे 32,500 के, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा अप्रैल मंथ का 2,43,500 का। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है 2,43,500 का, वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मई का। तो अब हम मई के टोटल ए के टोटल हेड निकालेंगे जो है 11,93,500 के। अब इस टोटल में से हमारे टोटल बी यानी कि टोटल पेमेंट को हम माइनस करेंगे जो कि है 10,08,000 के। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा मई का वो है 1,85,500 का।
तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा मई का, वो हो जाएगा जून का ओपनिंग बैलेंस। तो जून के ओपनिंग बैलेंस में हम लिख लेंगे 1,85,500। अब यहाँ पर भी हम टोटल कर देंगे हमारे रिसिट के साथ 9,85,500, और इसमें से हमारे पेमेंट को माइनस कर देंगे जो कि है 6,97,500। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा जून का 2,88,000 का। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा जुलाई का ओपनिंग बैलेंस। तो जुलाई के ओपनिंग बैलेंस में 2,88,000 हम लिख देंगे और टोटल कर देंगे, तो टोटल आएंगी हमारी रिसिट्स की 12,88,000। अब इस 12,88,000 में से हम माइनस करेंगे हमारे पेमेंट जो कि थे 11,75,000 के। सो जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है 1,13,000 का। अब ये जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अगस्त का। तो अगस्त में हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस में 1,13,000। अब हम अगस्त का टोटल कर देंगे रिसीट्स का जो है 12,13,000 का, और इसमें से माइनस कर देंगे हमारे पेमेंट्स जो कि है 8,64,000 के। तो अब हमारे पास अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा 3,49,000 का। तो इस तरह से अब मार्च से लेकर अगस्त तक का कैश बजट हमारे पास बन गया है। हमारे पास सभी मंथ के ओपनिंग बैलेंसेस है और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंसेस है, और हमारे पास जो कुछ भी रिसीट आए थे और जो कुछ भी पेमेंट हमने कर दिया था उसका भी डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। तो हमने कैश बजट जो है वो 6 मंथ्स के प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसी तरह से हमारा जो कैश बजट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम कैसे लगा बताना ना भूलें, और इस प्रॉब्लम में कोई भी अगर क्वेरी होती है तो उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगी। फ्रेंड्स, कैश बजट के इन प्रॉब्लम को आप केयरफुली रीड कीजिए और केयरफुली आप इसे सॉल्व कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे कैश बजट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।